हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विजन आईएएस के पीटी 365 जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है उसकी अर्थव्यवस्था वाले मैगजीन को उसी के। आइए फटाफट आते हैं सीधा सीधा टॉपिक पर। तो हमारा पहला टॉपिक है क्या? समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन। इसके अंतर्गत समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल, जीडीपी और जीवीए गैप। सबसे पहले इसके अंतर की बात करें हम तो जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। जबकि जीवीए की अगर हम बात करें तो यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी की अगर बात करें तो इसे उत्पादन, आय और व्यय दृष्टिकोणों द्वारा मापा जाता है। जबकि जीवीए को उत्पादन पहुंच, आउटपुट रीच द्वारा मापा जाता है और जीडीपी के लिए प्रॉक्सी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगर जीडीपी और जीवीए के तकनीकी अंतर की बात करें तो जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस उत्पादों पर निवल कर माइनस उत्पादों पर निवल सब्सिडी। जीडीपी किसी देश में समग्र आर्थिक वृद्धि के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साधन है। जबकि जीपीए की बात करें तो उत्पादन के तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रवार विवरण को मापने के लिए जीपीए का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रवार, क्षेत्रकवार। सुर्खियों में क्यों है आखिर, जाने। हाल ही में भारत के जीडीपी और जीवीए के बीच अंतराल बढ़ गया है। भारत में जीवीए 2015 से स्थिर मूल्य पर जीवीए आधार वर्ष 2011 और 12 का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यानी एसएनए 2008 के अनुरूप है। एसएनए राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक का नवीनतम संस्करण है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हुए इसे 8 व्यापक क्षेत्रों के तहत जारी किया जाता है और ये 8 व्यापक क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला में क्या है? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। दूसरा है खनन और उत्खनन। तीसरा है विनिर्माण। चौथा है बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाएं। पांचवा है व्यापक होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं। ये आपका छठा रहा वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। सातवां निर्माण। आठवां है लोक प्रशासन, रक्षा और जन सेवाएं। जीडीपी और जीवीए के मध्य अंतराल के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? मूलभूत अंतर अगर हम देखें तो गौरतलब है कि जीडीपी की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, जबकि जीवीए की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। इससे जीडीपी और जीवीए के मध्य अंतर पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। अन्य कारण की बात करें तो जब सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम होता है तब जीडीपी समृद्धि जीवीए ग्रोथ से पिछड़ जाती है। इसी तरह जब कर संग्रह अधिक होता है तो सब्सिडी कम होता है और सब्सिडी कम होता है तो जीडीपी समृद्धि जीवीए ग्रोथ से अधिक हो जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में जीडीपी और जीवीए का इस्तेमाल अगर हम देखें तो जीडीपी का इस्तेमाल अगर हम देखें तो यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की पहचान करने में मदद करता है, यानी यह जानने में मदद करता है कि वह वृद्धिशील है या मंदी का सामना कर रही है। जबकि जीवीए की बात करें हम तो यह आर्थिक गतिविधि के संबंध में वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीडीपी में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन जैसी अन्य कारणों से भी हो सकती है।
जीडीपी में अगर देखें तो यह आय और निजी उपभोग के आंकड़ों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है। और जीवीए यह मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार या क्षेत्रकवार आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं और प्रोत्साहन या प्रेरणा की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता होती है। यानी इससे पता चलता है कि किस क्षेत्र में हमको अधिक ध्यान देना है। यह निवेश, सरकारी खर्च और निवल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर देशव्यापी विश्लेषण करने में मदद करता है जीडीपी। जबकि जीवीए की बात करें हम तो यह वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलती है। यानी जीवीए से पता चलता है कि किस क्षेत्र में हमें पैसे लगाना चाहिए, किसी निवेशक को पैसे लगाना चाहिए ताकि वो अधिकतम उत्पादन और लाभ अर्जित कर सके। संबंधित सुर्खियाँ की अगर बात करें तो एक हरित जीडीपी नाम का एक टर्म है। ये है क्या, आके देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के अनुसार पारंपरिक जीडीपी की तुलना में हरित जीडीपी तेजी से वृद्धि कर रही है। हरित जीडीपी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1993 में हरित जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया था। हरित जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल करती है। क्या क्या शामिल करती है? पर्यावरणीय क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास तथा संसाधनों और पर्यावरण की बचत, ये तीनों शामिल हैं। इसमें जीडीपी में से कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना शामिल है। यानी हम देखें तो एक कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटा दिया जाता है जीडीपी से। हरित जीडीपी को मापने के लिए भारत के प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यानी मोस्पाई ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन एनकैब्स के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का संकलन शुरू किया है। यानी कि मोस्पाई ने एक काम शुरू किया है, एक इनिशिएटिव लिया है किस बात को लेकर के कि जो भी प्राकृतिक पूंजी है उसको हम आकलन करें कि ये हमारा पूंजी कितना है। एक मौद्रिक मान कहें तो अगर मूल्यांकन करें तो उसको गणना करेंगे वो। एनकैब्स परियोजना 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत के लिए हरित लेखांकन परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा तैयार करना है। उत्तराखंड अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो पर्यावरणीय कॉर्डिनेट वक्र, यहाँ एक वक्र दिया हुआ है, ये वाला देख सकते हैं। अब आते हैं मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में यूएनडीपी ने 2021-22 के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के इस संस्करण का शीर्षक थीम क्या था? ये था अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, परिवर्तनशील विश्व में हमारे भविष्य को आकार देना। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो वो है मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। इसे पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था।
यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों में उपलब्धियों का मापन करती है। पहला आयाम है लंबा और स्वस्थ जीवन यानी जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा तक पहुंच यानी स्कूल शिक्षा के अपेक्षित एवं औसत वर्ष। और तीसरा है गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र क्या है। वैश्विक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिरावट आई है वैश्विक रूप से। पहली बार इस सूचकांक में लगातार 2 वर्ष 2020 और 2021 में गिरावट आई है। यह गिरावट पिछले 5 वर्षों की प्रगति के विपरीत है। प्रगति पहले चढ़ रहे थे 5 वर्षों में, अब ये क्या है, गिरावट आया है। भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है और भारत के कुछ पड़ोसी देश इससे बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे श्रीलंका 73वें, चीन 89, बांग्लादेश 129 और भूटान 127। भारत वैश्विक स्तर की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास अंतराल को तेजी से कम कर रहा है। ये बात नोट करने लायक है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में मानव विकास अंतराल को तेजी से कम कर रहा है। HDI में इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है? तो कारण क्या है देखते हैं। वैश्विक स्तर पर कारण की बात हम करें तो कोविड-19 महामारी, जो रूस एक हो गया और दूसरा है रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, फिर जलवायु संकट के संयुक्त प्रभाव, इस प्रकार के ने मानव के विकास स्कोर को कम कर दिया है। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 के 72.8 वर्ष से घट करके 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है। अगर घरेलू की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत की मानव विकास मान वर्ष 2021-22 में कम होकर 0.633 हो गया है, जबकि उससे पहले यानी 2020 में यह 0.645 था। इससे भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ गया है। इसके निम्नलिखित कारण है। कारण क्या क्या है? कारण है जीवन प्रत्याशा का 69.7 वर्ष से 67.2 हो जाना, यानी कि 69.7 से 67.2 होना। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष 11.9 से 9 है और स्कूली शिक्षा हेतु बिताए गए औसत वर्ष 6.7 है। वर्ष 2019 और 2021-22 के दौरान कम शक्ति क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में विकासशील देशों में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत के प्रति व्यक्ति आय में 5% की कमी आई है। यानी पहला बात है क्या, PPP पर अगर हम देखें तो विकासशील देशों में जहां 2% की वृद्धियां की गई, उसी तुलना में अगर हम बात करें तो भारत में 5% की कमी आई है। और एक तो रहा आपका कोविड-19 का बात भी रहा। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 69.7 से घट करके 67.2 हो गया है। भारत में स्कूली शिक्षा की बात करें तो अपेक्षित वर्ष है 11.9, जबकि स्कूल में बिताए गए औसत वर्ष है 6.7। इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक नज़र जरा UNDP पर देख ले। उत्पत्ति की बात करें तो इसे तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम जो 1949 में गठित हुआ और संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यक्रम 1958 में स्थापित किया गया के विलय से 1965 में स्थापित किया गया, यानी UNDP को 1965 में स्थापित किया गया। इसके कार्य क्या, सौंपे गए कार्य क्या था? तो UNDP को सौंपे गए कार्यों में गरीबी समाप्त करना तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, विधि का शासन और समावेशी संस्थान स्थापित करना शामिल है। इसके कार्य में कार्य क्षेत्र में शामिल देश की अगर बात करें तो यह संगठन 170 देशों में काम करता है UNDP, और भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें हम तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रीय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। यह बदलाव का समर्थन करता है और लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करने के लिए देशों को
ज्ञान, अनुभव और संस्थान प्रदान करता है। यानी कि देशों को अपना अनुभव भी बताता है, शेयर करता है और उसको ट्रेंड भी करता है। यह 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला क्षेत्र है सतत विकास, दूसरा है लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना, तीसरा है जलवायु और आपदा लचीलापन। मानव विकास रिपोर्ट यानी SDR UNDP द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी की जाने वाली एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। यानी हर वर्ष इसको SDR को जारी किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को। चलिए अब आगे आते हैं अगला टॉपिक पर, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन। निर्धनता संबंधी अनुपात, पॉवर्टी एस्टिमेट, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक WB के से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता के 2 अलग अलग अनुमान प्रकाशित किए। इन्फोग्राफिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। 2011 की अगर बात करें हम, तो ये विश्व बैंक के अनुसार 22.5, और 2011 में अगर हम बात करें तो IMF के द्वारा 10.8। यहाँ गरीबी असमानता की बात कर रहे हैं, जबकि 2019 में क्या है, अलग है, 10.2 है ये विश्व बैंक के अनुसार, और IMF के अनुसार 1.3 है 2019 में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी भारत में असमानता की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। निर्धनता और निर्धनता मापने की अलग अलग विधियों के बारे में जान ले। पहले, निर्धनता को मोटे तौर पर किसी व्यक्ति या समुदाय की ऐसी स्थिति या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए धन की कमी या संसाधनों तक पहुंच नहीं होती। इसे आमतौर पर निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता के रूप में मापा जाता है। इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है। निरपेक्ष या पूर्ण निर्धनता या चरम निर्धनता, तीनों एक ही बात है, से स्वच्छ पेयजल, भोजन और स्वच्छता जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन की कमी का पता चलता है। अगर हम निरपेक्ष निर्धनता की बात करें तो उदाहरण के लिए विश्व बैंक उस व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानता है जो क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर प्रतिदिन $1.9 से कम कमाता है। अगर सापेक्षिक निर्धनता की बात करें हम तो किसी व्यक्ति या परिवार की निम्न आय और संसाधन की स्थिति को दर्शाती है। उनकी यह स्थिति जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज में पर्याप्त या सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानी जाने वाली स्थिति की तुलना में निम्न होती है। हालांकि निर्धनता के कई स्वरूप हैं जो समय और स्थान के साथ बदलते हैं। इस कारण निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां अपनानी पड़ती है। क्या क्या विधियां हैं? तो निर्धनता अनुमान के दृष्टिकोण क्या किस किस दृष्टिकोण से देखे जाते हैं? एक है बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण, ये एरिक एलार्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण में है। इसमें 3 आयाम शामिल है। पहला है संसाधन यानी हैविंग, पास होना। दूसरी बात है सामाजिक स्वीकार्यता होना यानी लविंग, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुष्टि होना। ये 3 आयाम है। जबकि क्षमता वाला दृष्टिकोण अगर हम बात करें तो आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया। इसमें निम्नलिखित 5 क्षमताओं को शामिल किया गया है। क्या क्या है 5 क्षमता? पहला है आर्थिक क्षमताएं, दूसरा है मानवीय क्षमताएं, तीसरा है राजनीतिक क्षमताएं, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं, और पांचवा है सुरक्षा संबंधी क्षमताएं। अगर ये सारा मुहैया ठीक ठाक स्तर पर है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसको जरा ध्यान से सुनिए। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव
OPHI द्वारा निम्नलिखित 3 आयामों और 10 संकेतकों के आधार पर घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया है। पहला है शिक्षा, स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष। दूसरा है स्वास्थ्य, इसमें बाल मृत्यु दर और पोषण। और तीसरा है जीवन, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई, ईंधन और संपत्ति। भारत में गरीबी के आकलन की बात करें तो तेंदुलकर समिति 2009 में जो बनी थी, पद्धति की बात करें इसकी तो तेंदुलकर समिति ने NSSO के आंकड़ों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। इसके लिए समिति ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। मासिक उपभोग के आधार पर, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर, इसको याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति ने इसका उपयोग किया था। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रंगराजन समिति 2014 की जो हम बात करते हैं तो इसका मापने का पद्धति क्या था? समिति द्वारा प्रस्तुत गरीबी रेखा का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा परिवारों के एक स्वतंत्र बृहद सर्वेक्षण पर आधारित था। निष्कर्ष क्या निकला इसका? निष्कर्ष ये था कि 2011-12 में कुल आबादी का 29.5% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। रंगराजन समिति के रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के आधार पर हम देखें तो 29.5% हिस्सा गरीबी के नीचे था कुल आबादी का। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर हम बात करें तो आधार रेखा रिपोर्ट, इसकी अगर पद्धति की बात करें तो हम इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इसमें यानी कि दो लोगों ने सहायता किया, दो संस्थानों ने, एक UNDP और दूसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यह 12 मापदंडों जिसमें से आपका MPI का 10 संकेतक और भारत के 2 संकेतक जोड़े गए हैं। एक है प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता, यानी कि जो 10 संकेतक पहले से थे उसमें 2 संकेतक और जोड़ दिए हैं। निष्कर्ष ये निकला इसका कि भारत की 25.01% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। ये नीति आयोग का जो निकलता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उसी के अनुसार है ये। जबकि रंगराजन में कितना था? 29.5% 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार। और ये वाला कितना है? ये है 25.1% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। गरीबी के आकलन के लिए अन्य समितियां, अलग समिति, लकड़वाला समिति, है ना। चलिए आगे आते हैं। भारत के लिए असमानता को मापने वाले अन्य मापक। पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। यह गरीबी और साझा समृद्धि संबंधी वैश्विक अनुमानों और रुझानों पर विश्व बैंक द्वारा 2 वर्षों में एक बार जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक द्वारा 2 वर्षों में एक बार, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट? ये वाला। इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चरम गरीबी रेखा की सीमा को 1.90 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया है। यह गणना 2017 के क्रय शक्ति समता के आधार पर की जाती है। 2017 के क्रय शक्ति समता प्रॉस्पेरिटी, है ना, PPP पर की जाती है। कितना? 1.90 अमेरिकी डॉलर से बढ़ा करके 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है, जो गरीबी की सीमा रेखा है।
वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये जारी करती है। गरीबी रेखा की बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाली आबादी शामिल है। गरीबी रेखा की अगर ये बात हम करें तो असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक, ये CRI इंडेक्स। भारत असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 123वें स्थान पर है। इसको ये ज़रा ध्यान देना होगा। CRI इंडेक्स जो है सो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में 123वें स्थान पर है। भारत की पिछली रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष 6 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2022 का CRI सूचकांक 161 देशों में कोविड-19 महामारी के पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता से निपटने के लिए उनकी सरकारी नीतियों और कार्यों का आकलन करता है। 161 देशों में। इन सूचकांकों को ऑक्सफैम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस ने तैयार किया है।